हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव कुमार मिश्रा अपने इस यूट्यूब चैनल एस के मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस पे आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 11th का संशोधित पाठ्यक्रम और 30% जो पाठ हटाया गया है, डिलीट किया गया है, उसकी हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की। आई होप आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। अभी आज की इस वीडियो में हम लोग इसको प्रारंभ करने से पहले एक दो बातें हम बताना चाहेंगे, आपको टिप्स देना चाहेंगे कि शायद केमिस्ट्री विषय जो है, जो नए नए बच्चे आते हैं, थोड़ा उनको टफ लगता है। बिल्कुल आसान सा सब्जेक्ट है, लेकिन क्या है, आपको टफ लगता है क्योंकि आपके लिए क्या होता है, बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है। इसलिए मेन रीजन इसका ये है। जैसे मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये सब आसान लगते हैं बच्चों को। क्यों? क्योंकि आपने शुरू से क्या है, मैथ की आपने 1 2 3 या पहाड़े जो भी वो आपने शुरू से पढ़े हैं, ABCD आपने शुरू से पढ़ी है। केमिस्ट्री में क्या है, आप लोगों ने ध्यान सही से नहीं पढ़ा है, इसलिए क्या है, हमको यहाँ से स्टार्टिंग करनी पड़ती है पूरी केमिस्ट्री की। तो हम अगर किसी चीज़ को स्टार्टिंग से जब पढ़ते हैं तो क्या है, हमको बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ना चाहिए, ना कि ऊट पटाक भागना चाहिए कि वहाँ से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक याद कर लिया, वहाँ से इम्पॉर्टेंट याद कर लिया। नहीं, क्या करना है आपको, सिलेबस के अकॉर्डिंग टू पॉइंट जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब क्लियर होने चाहिए। अगर आप इनिशियली अभी से अगर आप अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आगे चल कर भी आपको केमिस्ट्री बोझ नहीं लगेगी और आपके लिए क्या हुआ, हैबिचुअल हो जाएंगे। उसके लिए रिएक्शंस हैं बहुत सारी, न्यूमेरिकल्स हैं, है ना, थ्योरी है, बहुत ईजिली आपको तैयार हो जाएगी। अगर बच्चे इसकी तैयारी नहीं करते हैं, शुरू से सही से नहीं पढ़ते हैं, रटने का प्रयास करते हो, तो आपको आगे चलकर बहुत दिक्कत होती है। 11th में बच्चे क्या कहते हैं कि सर मैं इंटर में आऊँगा तो बहुत अच्छे से रिएक्शन याद कर लूँगा। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या होता है, फिर वो रिएक्शन याद ही नहीं कर पाता है। एक बर्डन होता है, उसको एग्ज़ाम का बर्डन होता है ना। लेकिन क्या है, आपके पास पूरा समय है अभी से। आप अभी से क्या करेंगे, केमिस्ट्री को प्रतिदिन पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपने अगर एक टॉपिक आज तैयार किया है तो क्या करना है आपको, उसको अगले दिन भी आपको रिवीजन करना है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप निश्चित ही आप क्या होंगे, वो भूल सकते हैं। फिर क्या करना है, आपने कल रिवीजन किया, फिर आप 2 दिन बाद उसको फिर आप रिवाइज कीजिएगा, आप नया टॉपिक पढ़ा। इस तरह से क्या हुआ, लगातार अगर हम टॉपिक के टच में रहेंगे 2-4 बार या 5 या 10 दिन तक, निश्चित ही जान लीजिएगा आपको क्या होगा, वो टॉपिक का जो डेप्थ में आप उसकी आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्या है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें भी हम लोग अणु, परमाणु या परमाणु क्रमांक, अणुभार, केमिस्ट्री का क्या क्या उपयोग है, क्या इसके अनुप्रयोग हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिस तरह से क्या है, या 1 2 3 ABCD याद करते हैं ना, इसी तरह से क्या है, आज इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसका क्या नाम है, मोल, MOLE, मोल, या उसे कहते हैं मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर? तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखिए क्या है, हम इंग्लिश का टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे। कुछ बच्चे क्या है, इंग्लिश से डरते हैं, वो कहते हैं इंग्लिश समझ में नहीं आती है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे वो हम लोग इंग्लिश में यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आप हैबिचुअल हो जाएंगे इंग्लिश पढ़ने के। यानी साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या है, जैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, आप 2-3 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसका टॉपिक है आज का हमारा मोल कॉन्सेप्ट, मोल
कॉन्सेप्ट। बहुत ही आसानी से हम लोग इसको देखो पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल अभी समझ में आ जाएगा कि आखिर मोल होता क्या है। हिंदी में इसको कहते हैं मोल, MOLE, अवधारणा। देखिएगा, जिस तरह से छात्रों आप सभी को पता है फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री या मैथ में हो, वहाँ पे मेजरमेंट के लिए लंबाई को हमको नापना है, द्रव्यमान को हमको नापना है, तोलना है, तो क्या कोई ना कोई उसकी राशि है, उसकी कोई ना कोई एक यूनिट होती है। इसी तरह से अगर हम आपसे कहें कि भैया 1 दर्जन, आपको कोई भी एक दर्जन है, तो आपको पता है कि 1 दर्जन पेन है, मान लिया, ठीक है ना, पेन ले लिए 1 दर्जन, तो इसमें पेनों की संख्या कितनी होती है हमको पता है कि 1 डजन इक्वल टू कितना होता है, 12 आइटम्स होते हैं। कुछ भी हम चीज़ ले लें, यानी 1 दर्जन में क्या होता है, 12 पेन होते हैं, ठीक है ना। 1 दर्जन बराबर कितने होते हैं, 12 पेन होते हैं। सेम बिल्कुल इसी तरह से क्या हुआ, यहाँ पर भी क्या है, 1 मोल बराबर जो होता है, 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 या 023 भी लिख सकते हैं इसको हम, इंटू 10 की पावर 23। आपको पता है कि केमिस्ट्री में क्या है, अणु, परमाणु या आयन, इन पूरी की पूरी केमिस्ट्री में क्या है, अणु, परमाणु, आयन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, 1 मोल में क्या होगा, जो कणों की संख्या होगी, यानी अणु, परमाणु या आयन की जो संख्या होगी वो किसके बराबर होगी, 6.023 या 22 इंटू 10 पावर 23। इतने क्या हो जाएंगे इसमें, अणु, परमाणु या आयन। इज दैट क्लियर? आप मेरे साथ अभी इसको याद कीजिएगा। 1 मोल में कणों की संख्या, अणु, परमाणु या आयनों की संख्या बराबर होता है 6.023 गुणा 10 की घात 23। प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार लिखिएगा, पता चल जाएगा आपको। जिस तरह से 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 12 पेन होते हैं, इसी तरह से 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.023 गुणा 10 की घात 23 अणु, परमाणु या आयन। इज दैट क्लियर? ये जो मोल शब्द है, शब्द मोल, इसका जो प्रयोग किया था, मोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक आर्चबाल्ड नामक के वैज्ञानिक थे। आर्चबाल्ड, इन्होंने क्या किया था, मोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। 1 मोल क्या संख्या के बारे में पता चलिए क्या होता है, हम थोड़ा इसके बारे में बताते हैं। ये मोल शब्द का प्रयोग किसने किया, सर्वप्रथम आर्चबाल्ड ने किया। और मोल का अर्थ क्या होता है इंग्लिश में, ढेर, यानी कुछ इकट्ठी होना, ढेर लगना किसी चीज़ का। और आपको पता है ढेर में क्या होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे उसमें कण होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है, ढेर, या अंग्रेजी को बोलते हैं पाइल या हीप। और पाइल या हीप का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का इकट्ठा होना या किसी चीज़ का ढेर होना। इज दैट क्लियर? अब हम इसकी बात करते हैं डेफिनेशन की। देखिए क्या इसकी डेफिनेशन होगी, इसकी डेफिनेशन तो क्या है, आर्चबाल्ड ने क्या डेफिनेशन देखिए बताई है। यानी किसी पदार्थ का जो 1 मोल है, उस पदार्थ की वह मात्रा है, किसी पदार्थ का 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जो कार्बन 12 समस्थानिक, कार्बन के 3 समस्थानिक हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, यानी इसका परमाणु भार क्या होगा, 12 होगा, 13 होगा या 14 होगा। ये कौन सा है आपको समस्थानिक यूज करना है, कार्बन का 12 समस्थानिक आपको यूज करना है, जिसका परमाणु भार क्या है, 12 है। तो कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के बराबर कण होते हैं। देखिए क्या हो जाएगी डेफिनेशन, मैं लिखता हूं यहां पर। देखिए डेफिनेशन क्या हो जाती है इसकी, 2 डेफिनेशन दो को बनेंगी, यानी 6.022 आया कहाँ से है, 6.022 10 पावर 23 कहाँ से आया है, इस डेफिनेशन से देखिएगा। यानी किसी पदार्थ का 1 मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है, इज दैट क्लियर, जिसमें C12, जिसमें कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं के बराबर कण के रूप में अणु, परमाणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं,
उपस्थित होते हैं। किसी पदार्थ का 1 मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं के बराबर कण उपस्थित होते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत सारे हैं। जो हम द्रव्यमान निकालते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आपको अयुग्मित रक्तान निकालना है तो उसके लिए NMR यूज करते हैं, या फिर IR। बहुत सारी स्पेक्ट्रम है हमारे पास, उनके द्वारा क्या है, ये बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ये सब मेजर किया जाता है। तो क्या है, एक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी है। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस अध्ययन के द्वारा ये देखा गया, ये पाया गया कि कार्बन 12 के एक परमाणु का अतिशुद्ध जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1.992648 इंटू 10⁻⁻23। तो क्या हुआ, एक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, उसके आधार पर ज्ञात किया गया कि कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है। एक परमाणु का जो अतिशुद्ध द्रव्यमान है कितना है, 1.992648 इंटू 10⁻⁻23। हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, संख्या आई कहाँ से है वो ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है ना। इतना होता है, तो हमको कितने का निकालना है, यानी कि 12 ग्राम। अतः 12 ग्राम C12 उपस्थित परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, मैं इसको रफ करता हूं। तो क्या हो जाएगा, 12 ग्राम कार्बन 12 में परमाणु क्या हो जाएगी, कार्बन लगा लीजिएगा। कार्बन परमाणु की संख्या बराबर देखिए कितनी हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा 12/1.992648 इंटू 10⁻⁻23। ये आपको ध्यान में रखना है कि आया कहाँ से, 12 ग्राम कार्बन उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 12/1.992648 इंटू 10⁻⁻23। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 6.02267 इंटू 10⁻23। हम इसको नियरली कितना लिखेंगे, चाहे आप सुविधा के लिए इसको 6.022 लिखें या 6.023 इंटू 10⁻23 लगाएं, जैसी आपकी इच्छा है। यहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, अगर सीधा ऑड नंबर आया था लास्ट थोड़ी दिक्कत होती काटने में, इसलिए हम 6.022 यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? तो ये क्या हो गई, आवागाद्रो संख्या। इस संख्या को क्या करते हैं, इस संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस संख्या को क्या कहते हैं, आवागाद्रो। एक साइंटिस्ट है आवागाद्रो, इनका बहुत योगदान है। आवागाद्रो संख्या कहते हैं क्योंकि क्या हुआ था, आवागाद्रो के नाम से इसमें क्या कर दिया गया, और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे एन फॉर देखिए क्या हुआ, नंबर ऑफ आवागाद्रो। इसे एन से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो देखिए इसकी डेफिनेशन और वो क्या निकल के आ जाती है। आप अगर वो डेरिवेशन कैसे हुआ आपको नहीं याद हो कोई बात नहीं, आप संख्या याद रखिएगा
यानी किसी पदार्थ का एक मोल वह संख्या है, क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन यहां से, किसी पदार्थ का एक मोल आपको याद रखना है वह संख्या है जिसमें 6.022 गुणा 10⁻23 चाहे 3 आप लें, कण यानी अणु, परमाणु या आयन, यहां से लगाइएगा, उपस्थित होती है। तो क्या है, किसी भी निकाय में क्या है, अगर द्रव्यमान और संख्या के बीच में रिलेशन आपसे पूछा जाता है तो आपको उसमें कणों की संख्या अगर आपसे पूछी जाती है, कोई भी पदार्थ है तो उसके एक मोल में क्या होगा, हमेशा इतने ही कण होंगे। चाहे हम एक मोल अणु ले लें, परमाणु ले लें, इलेक्ट्रॉन ले लें, प्रोटॉन ले लें, न्यूट्रॉन ले लें, उसमें संख्या किसके बराबर होगी, Na के बराबर होगी। यानी अगर हम 2 मोल पूछे तो 2 से गुना हो जाएगी। बहुत आसान है ना, याद हो गया होगा शायद बहुत सारे बच्चों को कि एक मोल जो होता है वो 6.022 × 10⁻23 के बराबर होता है। यानी अगर हम बात करें, यानी अमोनिया में क्या हुआ, यानी अगर हम कहें कि एक मोल आयन, तो एक मोल आयन से आप क्या समझेंगे, बोल दिया भैया एक मोल आयन, ठीक है ना। एक मोल आयन बराबर कितना हो जाएगा, Na के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और Na बराबर कितना होगा, 6.022 गुणा 10⁻23 आयन हो जाएंगे। यानी अगर आपसे पूछे एक मोल आयन में कितने आयन होंगे, 6.022 गुणा 10⁻23। अगर आपसे 2 मोल में अगर पूछ लिया जाए 2 मोल आयन में कितने आयन होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 से गुणा हो जाएंगे, गुणा 10⁻23 आयन हो जाएंगे। इज दैट क्लियर। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए एक परमाणु ले लें, एटम ले लिया, एक परमाणु में कितने परमाणु होंगे कुल, 6.022 गुणा 10⁻23, या क्या कह सकते हैं इसको 1 Na। ऐसे अगर पूछ ले एक अणु आपसे अगर पूछ लिया जाए, मॉलिक्यूल जिसे कहते हैं, या इसको मॉलिक्यूल कहते हैं अंग्रेजी में, इतना तो आप सीख लीजिए अंग्रेजी में। परमाणु क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, अणु को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एक मॉलिक्यूल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, इतनी होगी। इज दैट क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हम 1-2 कॉन्सेप्ट और जोड़ते हैं। किसी भी कोई भी गैस है, उसके एक मोल का जो एनटीपी पर आयतन जो होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जिस तरह से एक मोल में कणों की संख्या आपने याद कर ली कितनी होती है, 6.022 या 6.023 × 10⁻23। सेम ऐसे ही छात्रों आपको दूसरा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी गैस के एक मोल का एनटीपी पर जो आयतन होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर। तो एक मोल गैस का मानक ताप दाब है ना, एचटीपी या एनटीपी, मैं लिख देता हूं, एनटीपी या एचटीपी पर जो आयतन होता है, यानी एक मोल जो गैस होगी वो एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर यानी सामान्य ताप दाब, या एचटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है ना, पर आयतन यानी एक मोल गैस के द्वारा कितना आयतन घेरा जाएगा वो कितना होगा। जिस तरह से भी आपने एक मोल में कणों की संख्या याद की है वैसे आप याद कर लेंगे 22.4 लीटर। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या बन गया, इन एक मोल गैस का जो एनटीपी पर जो आयतन है वो कितना है, 22.4 लीटर। इज दैट क्लियर। दूसरा एक मोल से यहाँ पर संबंधित एक कॉन्सेप्ट और है कि अगर परमाणविक द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान, ठीक है ना, यानी एक मोल क्या होगा,
एक मोल जो होगा वो क्या बन जाएगा, उसका एटॉमिक वेट बन जाएगा या एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट बन जाएगा, परमाणविक द्रव्यमान बन जाएगा, या उसको क्या कह सकते हैं, उसका आणविक द्रव्यमान कह सकते हैं। देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ कि एक मोल क्या संख्या हो गई, एक मोल से हम क्या क्या तो निकाल सकते हैं, यानी एक मोल में यहां मैं लिखूं ऐसे अगर 1 मोल, ठीक है ना, तो इसमें एनटीपी पर जो आयतन जो होगा वो कितना हो जाएगा, एनटीपी पर 22.4 लीटर, ये तो आपको याद रखना है। दूसरा, इसमें कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, याद रखिएगा इस चीज को, 6.022 गुणा 10⁻23। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि एक मोल में कणों की संख्या कितनी होगी, 6.02 गुणा 10⁻23, आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर के बराबर होगा, और इसका आणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान भी क्या हो जाता है, इसके बराबर हो जाता है। तो आप शायद सीख गए होंगे एक मोल का एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर होता है, और एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, 6.022 गुणा 10⁻23 के बराबर होती है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और फॉर्मूला है, अब अगर हमको निकालना है कि मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, सवाल है कि भाई मोलों की संख्या कैसे निकाली जाए। तो मोलों की संख्या निकालने का एक तो फॉर्मूला है, मोलों की संख्या बराबर तो कैसे हम लोग निकालेंगे, इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रखिएगा पूरी केमिस्ट्री में क्या करेंगे, हम मोलों की संख्या को स्मॉल एन से ही रिप्रेजेंट करेंगे, एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स। इज दैट क्लियर? ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, तो जो भी होगा उसका ग्राम में भार क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे, द्रव्यमान क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे, किसमें, ग्राम। ठीक है ना, जो भी पदार्थ होगा, अणु है तो उसका अणुभार ले लेंगे, परमाणु है तो उसका क्या हो जाएगा, परमाणु भार। नीचे क्या आ जाएगा, परमाणविक, मैं आपको बहुत हिंदी शुद्ध जो लिख रहा हूं, या अगर अणु है तो क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान। इज दैट क्लियर? यानी अगर यहां पर हम किसी परमाणु का निकालना है, परमाणु में मोलों की संख्या निकालना है, तो क्या हो जाएगा, पदार्थ का ग्राम में भार बटे परमाणु या परमाणु द्रव्यमान। इज दैट क्लियर? अगर अणु है तो अणु के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पदार्थ का ग्राम में भार बटे अणुभार या आणविक द्रव्यमान। अगर हम इसको एब्रिविएशन यूज करें तो इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट हम लोग इसको करेंगे, और पदार्थ का ग्राम में भार है, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, वेट होता है, वेट माने क्या होता है, भार होता है, और एम क्या होता है, मास होता है, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। ओके, अगर इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको अंग्रेजी में अगर लिखें तो वेट अपॉन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। एम आया ना, वेट में क्या है, डब्ल्यू आया, यानी वेट हो गया ना ये इन ग्राम, इसमें हो गया ये इन ग्राम, नीचे क्या आ जाएगा, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। तो एम फॉर क्या आया, यहां पर क्या आया, एब्रिविएशन एम आया, यहां पर क्या आया, डब्ल्यू आया, तो मैं इसको क्या लिखूं शॉर्ट फॉर्म में, एन बराबर डब्ल्यू अपॉन एन। एन फॉर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, डब्ल्यू क्या हो गया, वेट ऑफ सब्सटेंस, जो भी होगा पदार्थ, एन क्या हो गया उसका, ये मास हो गया, एटॉमिक या मोलर या एटॉमिक या मॉलिक्यूलर या आयनिक मास जो भी होगा। इज दैट क्लियर? शायद आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर आप मेरे साथ एक बार फॉर्मूला दोहराइएगा, एक मोल में कणों की संख्या बराबर 6.022 गुणा 10⁻23, एक मोल गैस का एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर होता है। दूसरी बात,
तीसरी बात मैंने आपको और क्या बताई है कि मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, पदार्थ का ग्राम्य भार बटे परमाणु भार या अणुभार या परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। शॉर्ट फॉर्म क्या है, n बराबर W/n। क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ मोल्स अगर हम जब निकाल लेंगे तो क्या हम निकाल सकते हैं, तो उसमें कणों की संख्या भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन जो ले ही लेता हूं, ठीक है ना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लूं कि भैया छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं कि 23 ग्राम सोडियम में 23 ग्राम सोडियम में सोडियम परमाणुओं की संख्या बताइए। की संख्या ज्ञात। छोटा सा मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है ना। 23 ग्राम की जगह मैं 46 ग्राम कर लेता हूं, 46 ग्राम कर लेता हूं। 46 ग्राम सोडियम यानी Na में सोडियम परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करनी है। इज दैट क्लियर? क्या निकालना आपको, सोडियम परमाणुओं की संख्या निकालनी है। तो सोडियम परमाणु की संख्या, किसी की परमाणु की संख्या, अणुओं की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसमें क्या पता होना चाहिए, हमको उसके मोलों की संख्या पता होना चाहिए। और जब हमको मोलों की संख्या पता होगी तो उसको क्या करेंगे, हम आवागाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मोलों की संख्या कैसे हम निकालते हैं, यानी पदार्थ का ग्राम में भार W बराबर कितना दे रखा है हमें, 46 ग्राम दे रखा है, ठीक है ना। अब सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, Na का परमाणु भार हमको पता है कितना होता है, सभी सारे छात्रों को पता होगा। Na का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 23 होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। इज दैट क्लियर? तो देखिए मैं थोड़ा इसको रफ करता हूं ऊपर, यही मैंने जो फॉर्मूला लगाया है, यानी कि W बराबर तो कितना आया 46 ग्राम और Na का परमाणु भार कितना होता है स्टूडेंट, 23। हमको क्या निकालना है, मोलों की संख्या निकालनी है, यानी N बराबर पहले हमको निकालना है। तो N बराबर क्या हो जाएगा, पदार्थ का ग्राम में भार 46 हो गया बटे अणु बराबर कितने आए, 2 मोल्स आए, ठीक है ना। अब 2 मोल में सोडियम परमाणुओं की संख्या अगर आपसे पूछे तो वो आसानी से कर लेंगे आप, यानी कि 2 मोल Na में Na परमाणुओं की संख्या बराबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, N इंटू Na। N बराबर यहां पर कितना है, अगर N मोल हमको निकालना है तो कितना है, 2 है और 6.022 गुणा 10 की घात 23 कर लीजिएगा, कितना हुआ 12.044 गुणा 10 की घात 23। तो कितने परमाणु होंगे, इसको मिटा दो नीचे वाले क्वेश्चन को। इज दैट क्लियर? इन 2 मोल सोडियम में सोडियम परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, N इंटू Na। N का मान कितना आया, 2 आया, ठीक है ना। फिर आवागाद्रो नंबर की वैल्यू, Na की वैल्यू हमको पता है कितना है, 6.022 है, बस मल्टीप्लाई किया 12.044 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये तो मैंने आपको एग्जांपल एक बता दिया है। आपको वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट और लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, पता नहीं क्या होता है आपको, ठीक है ना। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।